अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हमने देखा सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक ही खबर, हर तरफ हमें एक ही खबर सुनाई दे रही थी और वो खबर थी इथोपियन आतिशफिशा पहाड़ का फटना और उससे मुतासर हुए कई ममालिक। और भारतीय एयरलाइंस ने इथोपियन आतिशफिशा की राख फैलने की वजह से एयरलाइंस अपनी कई जो उनकी परवाजें थी उन्हें मंसूख कर दिया गया। भारत की फिलहाल क्या सूरत हाल है? ऑलरेडी स्मोक का सामना न सिर्फ पाकिस्तान को करना पड़ रहा था बल्कि भारतीय अवाम भी इस मसले से दो चार है। स्मोक की सिचुएशन के बावजूद इथोपियन आतिशफिशा की राख ने भारत को किस तरह से मुतासिर किया है, इस मौजू पर बात करने के लिए हमें कॉल बीपर पर ज्वाइन किया है इकबाल ममदानी साहब ने, जो कि भारतीय सहाफी हैं। वेलकम कहती हूँ इकबाल ममदानी साहब, आपको क्या कहना चाहेंगे भारतीय एयरलाइंस की जानिब से आतिशफिशा पहाड़ के फटने के बाद जो परवाजें मंसूख की जा रही हैं, क्या सूरत हाल है भारत की? नूर, देखिए मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को जो इथोपिया के अंदर ये मामला सामने आए हैं, जिसको लेकर के भारत, मिडल ईस्ट, ऐसी कई कंट्रीज जो है लगातार एक दो करके सारे ही लोग इस चपेट में आते गए। क्योंकि हजारों साल से ये लावा जो मौजूद था, और ये कहा जाता है तकरीबन 10 या 12,000 साल के बाद ये लावा जो है वो ज्वालामुखी फटा। इसकी अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 14 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जो लावा है वहां पहुंचा है, जिसकी असर पूरी लगभग कई अलग अलग कंट्रीज में हुई है। उसकी वजह से सबसे बड़ी है जो लावा फटा है 14 किलोमीटर ऊंचा गया है। जो वायुमंडल यानी कि पूरी सतह जो होती है उसमें जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जिसे ये रात की कणें जो है वो बहुत तेजी के साथ वहां तक पहुंची है और ये हवा के जरिए अफ्रीका से होते होते अलग अलग अरब सागर से होते हुए सीधे भारत के अंदर पहुंची है। ठीक है। ये तकरीबन 4 से 4,500 किलोमीटर का सफर उसने तय किया है। और अगर हम भारत की बात करें तो जो सबसे पहला असर हुआ था इसका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या नॉर्थ महाराष्ट्र के हिस्सों में हुआ था। फिर वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब तक ये पहुंचा है। अब ये जो है वो धीरे धीरे अपनी प्रवास जो है वो आगे करता जा रहा है, जिसको लेकर के जो डर होता है वो इस तरह के जो उसके अंदर मंसूब होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरा बनते हैं फ्लाइट की। जिसके लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी और डीजीसीए ने तुरंत जो है इसे नोटिस जारी किया, जिसे अलर्ट किया है कि जो फ्लाइट है उसे चेंज किया जाए। हालांकि पूरे मामले के अंदर इंटरनेशनल कई फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, कुछ रीरूटिंग की गई है और अलग अलग जो कुछ कैंसिल की गई है। ठीक है। तो अभी जो है भारत का जो मौसम विभाग है IMD, उसका कहना है कि ऊपरी वायुमंडल में ये पैर से ये कहा जाता है, इसलिए ये आम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हालांकि AQI उतार चढ़ाव हो सकता है। अभी हालांकि धीरे धीरे करके ये जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो खतरा जितना बताया जा रहा था लगभग वो टल चुका है। अब ये मिडिल ईस्ट और इस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ जो भारत के अंदर एक टेंशन था वो लगभग खत्म होता जा रहा है। और लेकिन एयर इंडिया, आकाशा एयर और मिडिल ईस्ट इंडिगो जैसी कई ऐसी इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट जो है वो रीरूट भी कई गई है, कुछ कैंसिल की गई है और कुछ को डिले भी किया गया है। ठीक है। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो लगभग कितनी फ्लाइट्स हैं जो मंसूख हुई और मुतासिर हुई और जो मुसाफरीन थे उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई होगी जाहिरी तौर पर? देखिए, एयर इंडिया की कुल लगभग 11 उड़ानें रद्द की गई थी, जिसमें से 7 जो है मुझे लगता है इंटरनेशनल फ्लाइट थी और 4 जो है वो नेशनल फ्लाइट थी। जैसे न्यूयॉर्क, दिल्ली, दुबई, हैदराबाद, दोहा, मुंबई, ऐसे कई चेन्नई, मुंबई ऐसी फ्लाइट जो है वो लगभग कैंसिल की गई थी एयर इंडिया की। और इसी बीच आकाशा ने भी तकरीबन 24 और 25 दिसंबर को उसने भी अपनी फ्लाइट कैंसिल की थी। तो लगातार इस तरह की जो चीज है वो सबसे बड़ा जो जो हुआ है वो एयर इंडिया का हुआ है। हालांकि इंडिगो और उनका कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके जो पैसेंजर्स थे उन्हें यहाँ होटल में रुकाया गया था। कुछ लोगों से ये गुजारिश की गई थी कि वो उनकी जो टिकट है वो 2 दिन डिले कर दे। तो लगभग पैसेंजर्स भी जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं और जो पहुंच चुके थे बाहर से उन्हें एयरलाइन जो है वो होटलों में रुका रही है, वो स्टे उसका करवा रही है, जिसको लेकर के 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद लगातार इन सारी चीजों के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें यहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है। अच्छा इकबाल ममदानी साहब, एक बड़ा मसला स्मोक का भी फेस करना पड़ रहा है भारत को, जिस मसले से पाकिस्तानी भी दो चार हैं। क्या कहते हैं, स्मोक को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है? भारत में क्या प्लानिंग्स हैं? क्या इस पर काबू पाया जा चुका है?
देखिए, स्मोक अभी दुनिया का धीरे धीरे करके कई ऐसी एशियन कंट्रीज है जिसके अंदर ये मसला बनता जा रहा है। मैं खास करके बात करूं, चाहे वो इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो दिल्ली जो सबसे बड़ा असर उसमें नजर आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया की भी कई कंट्रीज के अंदर इसमें की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे जो पेड़ पौधे काटना है। जिन चीजों को लेकर के दुनिया के अंदर मामला बिगड़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है स्मोक को लेकर के एक नेचुरल तरीके से सभी दुनिया के अंदर हर मुल्कों को ये जो पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा, जिसको लेकर के लगातार अब दुनिया के अंदर आवाजें उठ रही है। अब देखना यह है कि जो सरकारें है वो क्या करती है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी सरकार की बात करें, पाकिस्तान में हम पंजाब को बड़ा फेस करना पड़ रहा था स्मोक के इशू को, तो एंटी स्मोक गन से पंजाब हुकूमत ने तो काफी मामला कंट्रोल कर लिए हैं। आपके नॉलेज में है एंटी स्मोक गन से सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में जो वर्किंग कर रही है, क्या भारत में उसकी आगाही है? नहीं, एंटी स्मोक गन जो है वो एक लिमिट तक ही काम करेगी, लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जरूरत है हमारी वो पेड़ पौधे लगाने की है, जिसे हम काटते जा रहे हैं दुनिया के अंदर। खास करके ये इंडिया पाकिस्तान की जगह पर सबसे ज्यादा ये असर होते जा रहा है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उसे काट करके हाउसिंग सोसाइटी बनाना, और जो खास करके समुद्री इलाका है वहां पर इस तरह की चीजों का असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के दुनिया के अंदर इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही है। और ये स्मोक फैलना जो है वो बहुत बड़ी तबाही का कारण है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे अब तक जो नजर आ रही है वो ये है कि हमारे जो पॉलिसीज है वो थोड़ी सी कमजोर है पॉलिटिशियंस के द्वारा या ताकतवर लोगों के द्वारा, जिसके तरह इस तरह की चीजें होती जाती है। इसका असर इंडिया सहित पूरी दुनिया के अंदर खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ पर दिखता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम भारतीय हुकूमत की बात करें तो आप क्या सोचते हैं, कोई प्लानिंग उनकी जानिब से सामने रखी गई है स्मोक को या एनवायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, स्मोक को लेकर के लगातार गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करती जा रही है, लेकिन जो एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये अब तक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के गाड़ियों की बात हो जाए या फिर हम जो एसी वगैरह यूज करते हैं, जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, थर्मल पावर प्लांट है, इसका बहुत बड़ा असर जो है वो सामने होता है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन का जो साइज चलती है जिसके अंदर डस्ट और कचरा जो आता है लैंडफिल, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रूरल एरिया के अंदर इतनी चीजें नहीं मिलती आपको, आप देखोगे कि वहाँ दूसरा जो हम जो हमारे किसान होते हैं जो वो हर सीजन के अंदर जो आग लगाते हैं, जो कचरा उनके पास निकलता है रूरल एरिया के अंदर, उसके अंदर लकड़ी, फूल और ये सारी चीजें बंद की जाती है, तो उसका असर जो है ना वो मौसम पे बहुत बड़ा होता है। और खास करके इन सारी चीजों को लेकर के गन हम कितना भी यूज कर ले, लेकिन एक प्रोजेक्ट के साथ में जो कुदरती निजाम है उसके अंदर पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के शायद हमारी बहुत बड़ी कमजोरी आई पूरी कंट्रीज की इन सारी चीजों को लेकर के तो वो रोक सके। लेकिन क्या होता है, जब स्मोक पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो एयर में फाइन पार्टिकल जैसे PM2.5, PM10 जैसे जैसे ये इतनी चीजें है वो मिलना शुरू होती है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंडीशन बहुत खराब एक तरीके से होती है आम लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को लेकर के कंट्रीज को जो है ना पेड़ पौधे लगाने के लिए ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन साइट जो है जिसको लेकर के जो रीडेवलपमेंट हो या रोड की साइट हो, उन सारी चीजों के अंदर जो आप मटेरियल यूज करते हैं जिससे आप पूरा गुबार होता है, जैसे चाइना ने बीच में शुरू किया था कि जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको वो पूरी तरीके से भाग लेते हैं कि मतलब जो पॉल्यूशन का एरिया होता है वो पॉल्यूशन जो होगा वो किसी क्षेत्र में होगा जहां पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस मुल्कों के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती है, जिसको लेकर शहरों को इसका असर नजर आता है खास करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इकबाल ममदानी साहब आपके वक्त का। किस तरह से इकबाल ममदानी साहब ने एलैबोरेट किया कि भारत में क्या सूरत हाल है, किस तरह से इथोपियन आतिशफशा की राख ने भारत को मुतासिर किया है, और जो उनका एक प्लेन्स का जो परवाजों का मामला था उसे किस तरह से मैनेज किया है। इकबाल ममदानी साहब हमें भारत से आगाह कर रहे थे इस तमाम तर सूरत हाल पर। अगर हम बात करें स्मोक की, तो स्मोक एक ऐसा मसला है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत को भी इस मसले का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा किस तरह से एंटी स्मोक गन्स की मदद से हमारे एनवायरनमेंट को स्मोक फ्री बनाने की कोशिश कर रही हैं, और एंटी स्मोक गन्स को जहां बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, वहां एंटी स्मोक गन्स की बाइस एक बड़ा हमें जो एक अपनी जीत समझ लें
वो ये हमें दिखाई दे रही है कि पहले लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। और बाकायदा तौर पर यह भी वाजह करते जा रहे हैं हमारे तमाम जितने मिनिस्टर्स हैं। आजमा बुखारी साहिबा भी इस बात पर पहले एक अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हैं कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत का हाथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी अपना इनपुट दे और इसके साथ साथ हमसाया मुमालिक भी अपना इनपुट दें, तभी हम एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एथोपियन आतिशफिशा से, उसकी राख से जिस तरह से भारतीय आबो हवा मुतासिर हुई है, जो बताया जा रहा था ऐश क्लाउड्स जो भारत का रुख कर गए हैं और भारतीय परवाजें जो भारत की जानिब से परवाजें मंसूख की जा रही थी, मंसूख होने वाली परवाजों की अगर हम नंबरिंग की बात करें तो तकरीबन 11 परवाजें मंसूख हुई। और मंसूख होने की वजह पर भी बाकायदा तौर पर इकबाल ममदानी साहब ने रोशनी डाली। इसी मौजू को यहाँ खत्म करते हैं और बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।